हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पे। मैं कपिल सानीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि स्टडीज जो है ऑन ट्रैक है, जो आपकी स्टडीज है वो रेगुलर भी है और आप सेटिस्फेक्शन लेवल तक जो है अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी स्टडी में, जरूर हमें बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं और ये भी बताएं कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए और डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और एक कंटिन्यूटी आएगी, रेगुलर क्लासेस की कंटिन्यूटी आएगी। अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो केवीएस पीआरटी की तैयारी करनी है या डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करनी है या केवीएस या डीएसएसबी का जनरल पेपर है टीजीटी पीजीटी में जो आता है उस जनरल पेपर की तैयारी करना आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर एईएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप यहाँ जो है जुड़े, जरूर जुड़े। हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, मेटा से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम को बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम से जुड़ के ही आप यूट्यूब को अच्छे से यूज कर पाएंगे। यूट्यूब का जो फायदा है वो टेलीग्राम से ही कर पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचाते हैं कि हम कैसे तैयारी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर से आप द फीडियाज एकेडमी नाम से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर डिफरेंट कोर्सेज जो है, जैसे केवीएस पीआरटी का कोर्सेज है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। डीएसएसबी पीआरटी का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज के मैं फीचर बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एज पर जो पैटर्न है बिल्कुल वही पैटर्न के हिसाब से है और उसमें सभी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर्स ने केवीएस और डीएसएसबी दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई किया है और सारे के सारे टीचर कोई नया नहीं है, सभी पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर्स जो है आपको एक क्वालिटी का कंटेंट देते हुए आपको नजर आएंगे। आप यूट्यूब की क्लासेस से भी इसको समझेंगे। अगर यूट्यूब की क्लासेस आप कर रहे हैं तो तब तो आप समझ ही जा रहे हैं। इसके अलावा आप क्वालिटी कंटेंट के लिए आप उनकी डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। इन दोनों ही कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की रहेगी। 2 साल के लिए आपको ये कोर्स जो है वैलिड है। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश की क्लासेस अरुण सर के द्वारा, रीजनिंग की क्लासेस वो आपको अमित सर के द्वारा दी जाएंगी। इसके अलावा ईवीएस की जो क्लासेज है या जीएस की क्लासेज जो है वो कपिल यानी कि मेरे द्वारा वो दी जाएंगी। जो सीडीपी का पार्ट है वो गोविंद सर, जो काफी हम में से सबसे ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो गौरव सर। हम पूरी टीम में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गौरव सर और जो हमारे साइकोलॉजी के सर गोविंद सर हैं उनको है, और फिर जो इंग्लिश के सर अरुण सर और रीजनिंग के सर, तो सबसे कम एक्सपीरियंस मुझे ही है, तो उनकी गाइडेंस में मैं इसको प्रॉपर कर रहा हूँ। हिंदी की क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएगी, वो अंजलि मैम के द्वारा आपको दी गई है, तो हिंदी की क्लासेस भी अब जो है अपलोड हो रही है। तो सारी क्लासेस जो है आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो कुछ ही दिन में कंप्यूटर की क्लासेस डिलीवर करना शुरू करेंगे, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ केवीएस पीआरटी की तैयारी करवाएंगे। केवीएस पीआरटी की तैयारी कुछ अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टॉपिक वाइज गूगल फॉर्म से आपको टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, खासतौर से ईवीएस का साइंस का जो पार्ट है उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। आपको गूगल फॉर्म से टेस्ट लिए जाएंगे और जल्द ही सीडीपी के टेस्ट भी डिजाइन हो जाएंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। प्रॉपर तैयारी में आपको पूरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस कोर्स ज्वाइन कर लिया तो भूल जाए, आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी के कोर्स को आप 2499 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट फ्री मिलेगी, तो आपको ये हेल्प करेगा। सेम चीज है डीएसएसबी में भी, आप उसको ज्वाइन करेंगे आपको ये फीचर्स मिलेंगे। आपको वहाँ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, नोट्स प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां पर फीडियाज 30 नाम से कोड अप्लाई करें तो दोनों ही कोर्सेज में आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसमें आपको केवीएस पीआरटी का इतने में कोर्स होगा और उसके अलावा अब देखिए 599 की तो उसमें टेस्ट सीरीज ही है, तो इसलिए आपको ये कोर्स जो है लगभग 1900 रुपए के आसपास हो जाएगा।
तो आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, टाइम बचाना है, कंटेंट अच्छा ज्वाइन करना है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बेशक इसको कंपेयर कीजिए, आपको कंटेंट बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा मिलेगा, सिंसियर तरीके से तैयार हुआ मिलेगा, और कहीं पर भी ये फीलिंग नहीं होगी, भावना नहीं होगी कि बच्चों को बस झूठी भावनाएं, झूठी होप दी जाए। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग नेशनल मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? द आर्म एक्ट ऑफ 1878 डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक डेंजरस होता है, डेविल क्वेश्चन है ये। इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन जब होता है सत्य नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना है 3 सत्य हैं और 1 गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी। बिल्कुल ठीक है। गांधी जी और उसके फॉलोअर साबरमती से लेकर और दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा उन्होंने की, और उसके बाद नमक सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 वाज अनाउंस्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। समय कौन सा है? कैबिनेट मिशन का समय है। कैबिनेट मिशन को बुलाया गया था 1946 में, ताकि भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया हो, और इस मिशन के तहत भारत कंबाइन था, भारत और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं होना था। तो इसमें जो सदस्य चुने गए थे, भारत का संविधान सभा का निर्माण इसी कैबिनेट मिशन के हिसाब से हुआ। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको अगर आपसे पूछा जाए वो किस मिशन के तहत बनी, वो इसी तहत बनी। बाद में मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई और उसने विरोध करना शुरू कर दिया हर चीज का, और फाइनली वो एडमेंट थे, अडियल रवैया अपनाया कि हम पाकिस्तान अलग चाहते हैं। तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और इसका मतलब था मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाए। तो जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में, मतलब जहां पर वो मेजोरिटी में थे, वहां पर हिंदुओं को जो है कत्लेआम शुरू किया गया। उसके रिएक्शन में जहां हिंदू बहुल इलाके थे, वहां मुस्लिमों का कत्लेआम शुरू हो गया, और एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि भारत का विभाजन करना जो है वो ऐसा लगा कि हाँ विभाजन से ही कत्लेआम रुकेगा, अदरवाइज रुक ही नहीं रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, और ये भी हमारा आंसर तो हमें पता चलता है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सी आर दास। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी सी आर दास ने। ये ठीक है क्या? ये गलत है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस, आपको त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। ठीक है, और गांधी जी के साथ उनके मतभेद थे। पट्टाभी सीतारामैया कैंडिडेट थे, गांधी जी के सपोर्ट में थे, और उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए जो है इलेक्शन हुआ, तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन फिर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, वैचारिक मतभेद ये था कि जो 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया है, गांधी जी कह रहे थे कि हमें किसी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है सत्याग्रह के हिसाब से, मतलब अंग्रेज अभी इस युद्ध में फंसे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यही समय है कि हम आर्म फोर्सेस के साथ प्रॉपर तैयारी करके जो है इसका मौके का फायदा उठाए और देश को आजाद करने की कोशिश करें। तो दोनों में विवाद हुआ, और वही विवाद फाइनली यहाँ तक पहुंचा। Who supported the idea of self respect movement? ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान के विचार का समर्थन किसने किया? तो ये आंदोलन किसने चलाया? ये बात ये है, मुमताज अली, राजा राम मोहन राय, पेरियार या पंडिता रमाबाई। पेरियार जो कि केरला में जो है, पेरियार का मतलब है ओल्ड मैन, जो कि बुजुर्ग को कहा जाता है। तो ये पेरियार जो है रामास्वामी नायकर, इनका सही नाम है रामास्वामी नायकर। इन्होंने आत्मसम्मान मूवमेंट चलाया, और ये सब आत्मसम्मान मूवमेंट किसके खिलाफ था? अगेंस्ट कास्ट सिस्टम था। ठीक है, कास्ट सिस्टम में जिसको कुछ लोगों को ऊंचा कुछ को नीचा समझा जाता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया था कि सभी सम्मान के हकदार हैं। ठीक है, हमारा आंसर हमने चेक कर लिया, परिवार आंसर ठीक है। आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज वाज एडवोकेटेड बाय होम? विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने, या पंडिता रमाबाई? देखिए, यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत हालांकि कुछ हद तक सभी ने की, लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर होगा आर्य समाज के अंदर, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में आप देखते हैं
कि वहां पर आपको पता चलेगा कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। वैदिक सभ्यता के अगर वेदों को पढ़ के देखे तो विधवा को अनुमति है कि वो दोबारा विवाह कर सकती है, लेकिन कुछ कुरीतियों के कारण विधवा विवाह को गलत माना गया। विधवा को एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, एक कमरे में अपने आप को एनक्लोज करके रखना है, वो हंस नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, और सादे कपड़े पहनने हैं, दिन में एक बार खाना खाना है, बाल काट दिए जाते थे उसके, ठीक है, विवाह समारोह या बाकी किसी फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते। तो ये एक कुरीति आ गई थी जिससे एक व्यक्ति की लाइफ को बिल्कुल बांध के रखा जा रहा था। तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने इसको एडवोकेट किया कि विधवा विवाह पुनर्विवाह की वकालत की वेदों के माध्यम से, उसका प्रूफ देकर। सत्यशोधक समाज किस एसोसिएशन था, किसने फाउंडेड किया था, किसने इसकी स्थापना की थी? ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, एक तरह से कह सकते हैं इनको। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी और कहां पर की थी? देखिए यहाँ पर मुमताज अली दिया हुआ है। मुमताज अली के बारे में मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट है। यहाँ पर मुमताज अली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान में जो आयत दी हुई है, कुरान के जो आयत दी हुई है, उन आयतों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यशोधक समाज से एसोसिएटेड ये नहीं है। पेरियार की बात करें तो वो एसोसिएटेड है किससे? आत्मसम्मान आंदोलन से, ठीक है। और ज्योतिराव फूले ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे, ठीक है, उच्च नीच भेदभाव के खिलाफ थे, और ट्रुथ फाइंडिंग सोसाइटी की जो है इन्होंने स्थापना की। और इन्होंने कहा कि ट्रुथ पे रिसर्च करने की आवश्यकता है, कि जाति सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फूले ने की। महाराष्ट्र में पुणे में ये एक्टिव थे, वहां पर इसकी स्थापना हुई। बी आर अम्बेडकर, हालांकि ऑप्शन नहीं है लेकिन इनसे रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटी हम समझ सकते हैं, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना इन्होंने की। टेम्पल मूवमेंट इन्होंने शुरू की। टेम्पल में एंट्री मूवमेंट के लिए इन्होंने शुरू किया। कुछ कास्ट को टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इनके द्वारा शुरू किए गए। इसके अलावा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। और इसके अलावा भारत के पहले कानून मंत्री और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य तो थे ही थे, साथ ही साथ उनको भारत का आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, जिन्होंने संविधान को बनाने में सहयोग किया। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? कौन से साल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1826, 1856, 1876, 1886। राइट आंसर इज 1856। यहाँ पर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये काम किया गया कि विधवा पुनर्विवाह का कानून पास कर दिया गया, क्योंकि वायसराय वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यही थे उस समय पर। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के दौरान जो सबसे ज्यादा इसमें जो योगदान है वो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और जब ये कानून पास हुआ तो बंगाल की जो महिलाएं जो बुनकर उद्योग में कार्यरत थी, उन्होंने बहुत सारी साड़ियों की रेंज निकाली, जिसमें उन्होंने जियो विद्यासागर ऐसे करके कुछ उस पर डिजाइन लिखा। ईवी रामास्वामी वाज नोन बाय द नेम। ईवी रामास्वामी नायकर किस नाम से जाने जाते हैं? तो पेरियर नाम से जाने जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, केरला से वो बिलोंग करते थे, और केरला में उनके नाम पर एक रिवर का भी नाम है जिसका नाम पेरियार रिवर है, ठीक है। तो पेरियार रिवर यहाँ पर इसको भी याद रखें, कौन से राज्य के अंदर है? केरला के अंदर। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अम्बेडकर लीड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट? कौन से पीरियड में अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए थे? 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए गए थे। 1900 टू 1927, 1927 टू 35, 35 टू 40। बताइए कौन सा है? तो इस अम्बेडकर जी का मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था। तो ये चलाया था 1927 से 1935 के बीच में। 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट थे। इसमें विभिन्न मंदिरों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है एंट्री के लिए मूवमेंट चलाया गया था। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? HLB डेरेजियो, स्वामी विवेकानंद, RG भंडारकर या राजा राममोहन राय, ठीक है। फाउंडेड बाय, देखिए ये राजा राममोहन राय, हालांकि हमें यहाँ पर भी इस पे भी काम करना है। डेरेजियो की बात करें तो इन्होंने बंग भंग मूवमेंट की शुरू की थी। यंग भंग मूवमेंट, युवा बंगाल मूवमेंट इसको कहते हैं,
इन्होंने इसकी स्थापना की थी। रेडिकल थे, लॉजिक सिस्टम पे बात करना चाहते थे, अंधविश्वास पे, आडंबरों पे इनका कटाक्ष करते थे, तो ये तो होगा नहीं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उसी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद आरजी भंडारकर वो व्यक्ति जो फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। तो हालांकि पांडुरंग ने उनकी मेन व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए एसोसिएटेड कौन थे। आरजी भंडारकर है, ठीक है। राजा राममोहन राय इससे रिलेटेड नहीं है, राजा राममोहन राय काफी पहले थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा के रूप में पहले, फिर ब्रह्म समाज। उसके बाद उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। तो हमारा सही आंसर आरजी भंडारकर, जो एसोसिएटेड है उस तरीके से पढ़े जो प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड है। Which of the reform movement was founded by H.L.V. डेरोजियो? अभी मैंने बताया था H.L.V. डेरोजियो, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाते रहे। कम उम्र में इनकी डेथ भी होगी, लेकिन इनकी फॉलोअर जो है वो डेरोजियम कहा जाता है उनको। उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की, उन्होंने रेडिकल अप्रोच अपनाई, जितनी भी रीति रिवाज हैं उन पे क्वेश्चन मार्क करना शुरू किया और कहा कि लॉजिक तरीके से चीजों को क्वेश्चन मार्क कीजिए, हर चीज को, अंधविश्वास को, हर चीज को आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वेद समाज, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम राय ने की है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया, और वेद समाज जो है ये इसकी स्थापना चेन्नई में हुई थी। इसको भी देखें। हु स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कलकत्ता? पटना और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल के लिए स्कूल किसने शुरू किए थे? मुमताज अली ने, बेगम रोकिया सखावत हुसैन ने, सैयद अहमद खान ने, या फिर नन ऑफ द? किसने शुरू किया था? मुमताज अली ने, बेगम रुकिया सखावत हुसैन ने। इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। इन्होंने पटना में सबसे पहले जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे। सर सैयद अहमद खान, मैंने कहा अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की इन्होंने, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो है आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, और इस वजह से इन्होंने स्कूल की स्थापना की। और मुमताज अली का तो मैंने बता ही दिया, कुरान की मदद से इन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम महिला को भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पंडिता रमाबाई सपोर्टेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन एंड सेट अप विडो होम। रिफॉर्मर गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आर्य समाज सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स इन पंजाब। राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो हमें कथन सत्य नहीं ढूंढना है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखिए, इसलिए मैं आपको हैबिट में लेके आ रहा हूँ। ये पंडिता रमाबाई ने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की थी, महिलाओं की बिल्कुल, और विडो होम स्थापित किए थे। तो हमें 3 गलत छाटने, सही छाटने, गलत, और यही हमारा आंसर होगा। रिफॉर्मर गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी नहीं, जब भी रिफॉर्मर कोई चेंज करना चाहते थे तो जो रेडिकल थे, रूढ़िवादी लोग थे, उनका विरोध किया करते थे। दैट इज वाई उन्होंने ये चीजों का विरोध किया। तो हमारा आंसर तो हमें लगभग मिल ही गया है। फिर भी आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, बिल्कुल। गर्ल्स एजुकेशन का बहुत बड़ा एडवोकेसी जो है आर्य समाज की तरफ से आई थी, ये ठीक है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। Which statement is not true regarding social reform during 1920th century? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ज्योतिबा फूले ने पुस्तक लिखी गुलामगिरी, तो ये कथन सही नहीं। वही डेंजरस क्वेश्चन, 3 ठीक होंगे, एक गलत होगा, और उसी को हमें आंसर के रूप में देखना है। उसके बाद इन 1940 द मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। पूर्ण स्वराज वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। देखिए यहाँ इन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले ने जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखी, बिल्कुल गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने लिखी है, ठीक है, ये ठीक है। तो उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम, बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरफ से इंडिपेंडेंट स्टेट की जो डिमांड हुई 1940 में हुई, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से हुई। पूर्ण स्वराज वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930, बिल्कुल। देखिए पहले स्वराज की मांग 1906 में कर दी गई थी, लेकिन अब 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा फहराया गया, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा फहराया 26 जनवरी 1930 को, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई।
द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। पश्चिमी ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों ने को हेल्प मिली कि वो प्रमोट करे नए लॉ। लेकिन आप देखिए पश्चिमी टेक्स्ट में भी आप देखिए वो महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हुए थे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे पुराने टेक्स्ट है, कुरान के टेक्स्ट है, उनका हवाला देकर हमने न्यू लॉ और न्यू रिफॉर्म के लिए जमीन तैयार की। तो हमारा डी आंसर हो गया। Where do people directly participate and seek answer from their elected representatives? लोग कहाँ से सीधे भाग लेते हैं और अपने चुने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं? कौन सी जगह पर ऐसा होता है कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए ग्राम पंचायत लिखा हुआ है इन्होंने, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस लिखा हुआ है। अपना आंसर दीजिए जल्दी से। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जो होती है, दैट इज ग्राम सभा जो होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होती है। इस ग्राम सभा में जितने भी वोट देने वाले थे, ग्राम सभा बनती है, एक गांव है उसमें जितने भी लोग 18 प्लस है, 18 प्लस के साथ साथ वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उन सभी से मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो इस ग्राम सभा में हर आदमी पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली। हालांकि पार्लियामेंट हाउस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, फिलहाल 545 है वहां पर पार्लियामेंट में। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप सभी से क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितनी सीट होती है, कमेंट करके जरूर बताएं इसके एंड में। तो लोकसभा में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, उनका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। हमारे यहाँ सही आंसर होगा ग्राम पंचायत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो इज कॉल्ड एज द सरपंच। सरपंच किसे कहते हैं? मेंबर ऑफ पंचायत, विलेजर्स, पंचायत हेड या ऑल ऑफ दिस, किसको कहते हैं? मेंबर ऑफ पंचायत जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। पंचायत के हेड मेंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे वार्ड बनता है, वार्ड मेंबर होते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद सभी वार्डों को मिलेगी पंचायत बनी, उसका एक हेड होता है, उसी को सरपंच कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इलेक्ट द पंचायत हेड? पंचायत हेड को कौन चुनता है? पंचायत प्रमुख का चुनाव यानी कि सरपंच को चुनाव कौन करता है? ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा, विलेजर्स, सेक्रेटरी, ऑल ऑफ दिस। ग्राम सचिव? जी नहीं, ग्राम सचिव तो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है, गवर्नमेंट इसका सिलेक्शन करती है एग्जाम लेके, ठीक है। वो ग्राम पंचायत के जो एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर भी करता है और उनको हेल्प भी करता है, मीटिंग्स बुलाता है। उसके बाद देखिए विलेजर्स, सारे विलेजर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक गांव में 30,000 की जनसंख्या है, ठीक है, तो सारे तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो अब यहाँ ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? 18 प्लस एज के, जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो इसके सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर मिल गया हमें, है ना, ए हो गया। हु अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन जो है आपको मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि टॉपिक आपको आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, उससे करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे लगता है केवीएस पीआरटी में लास्ट टाइम आया भी था, ठीक है, 2018 जो पेपर हुआ है उसमें आया भी था। तो वो अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी पर्सन, इलेक्शन कमिश्नर या लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, गांव के जमींदार अपॉइंट करते हैं, चुनाव आयुक्त या फिर सामान्य व्यक्ति या सरकार। आप देखो ग्राम सचिव की पोस्ट निकलती है तो सरकार रिक्रूटमेंट करती है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। तो ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ पंचायत इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? देखिए जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? पंचायत दो लोगों से मिलकर बनती है, एक तो वार्ड मेंबर्स, ठीक है, ये गांवों को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहां से चुन के आते हैं। उसके बाद पूरे गांव का एक सरपंच भी होता है, ठीक है। तो मेंबर्स जो होते हैं उनके पंच कहा जाता है। ग्राम सचिव नहीं होता वो, सरपंच तो हेड हो गया, ये भी नहीं होगा, तो उनको पंच कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा के अध्यक्ष यानी कि सरपंच हो जाएंगे वो, पंच ऑफ द ग्राम सभा यानी कि मेंबर्स हो जाएंगे, और सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, यही सही है। मीटिंग्स कौन बुलाता है? ग्राम सचिव बुलाता है, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा है जो चीजों को मॉनिटर भी करता है और असिस्ट भी करता है फंक्शनिंग में। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल? बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बीपीएल
एक कैटेगरी है लोगों की जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। उनके कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि 2400, अगर पहले क्राइटेरिया था कि 2400 कैलोरी अगर फूड किसी को गांव में मिलता है, विलेज में, या उससे इससे कम मिलता है, ठीक है, तो वो गरीब है। और शहर में जिसको 2100 कैलोरी तक खाना मिलता है, वो उससे कम खाना मिलता है पर इंडिविजुअल, वो गरीब है। ये कैटेगरी थी। हालांकि ये कैटेगरी के कई सारे दूसरे आयाम भी अब विकसित हो गए हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल को कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। सॉरी, हुज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल यानी कि बीपीएल परिवारों में किसके नाम शामिल होने चाहिए आपके हिसाब से? ये आपसे पूछ नहीं रहा है, असल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो बहुत अच्छे पुअर पर्सन है, बहुत गरीब आदमी, मिडिल फैमिली पर्सन या फिर हाई इनकम पर्सन, ये तो होंगे नहीं। मिडिल एज को भी नहीं होगा तो वेरी पुअर पर्सन को इसमें शामिल किया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अमीर लोगों को कैसे शामिल कर ले उसमें? व्हाट आर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं? मेंटेन करना रोड ऑफ द विलेज, गांव की सड़कों की रखरखाव करना। स्कूल बिल्डिंग इन द विलेज, गांव में स्कूल भवन बनवाना। या फिर कलेक्टिंग लोकल टैक्स, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव होगा। रोड जो गांव के विलेज होते हैं, गांव में देखो गलियां जो बनी होती हैं, ठीक है, वो कौन बनवाता है? यही बनवाते हैं। उसके बाद स्कूल बिल्डिंग जो होती है विलेजेस की, उनको भी बनवाते हैं। आप देखो प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी तरीके से ग्राम पंचायत के अंडर में रखी गई है। कलेक्टिंग लोकल टैक्स, बिल्कुल जो चूल्हा टैक्स या जो होता है मेले के जो टैक्स होते हैं, ऐसे लोकल टैक्स जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं। जिला परिषद क्या है? जिला परिषद देखिए, आप जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, लोकल बॉडीज पढ़ते हैं, तो इसका ही टॉपिक चल रहा है, लोकल बॉडीज का ही। उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, लोक पंचायत या ग्राम सभा, इनमें से जिला परिषद किसको कहते हैं? तो 3 लेवल पर आपको लोकल बॉडी देखने को मिलेगी। खासतौर से जो ग्राम पंचायत है उसका पार्ट मैं कर रहा हूँ। पहला होगा ग्राम सभा, जो कि विलेज के लेवल पर है। कई विलेज को मिलाकर ब्लॉक बना दिया जाता है, फिर उसके बाद उन सभी ब्लॉक को मिला के डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती है। तो जिला परिषद का मतलब है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट विच लेवल डज जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स? कौन से लेवल पर जिला परिषद जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनाती है? जिला परिषद हो गया ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करेगी, डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्लान बना के देगी। उसमें से कुछ ब्लॉक समिति के द्वारा इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कुछ गाँव का क्लस्टर बना दिया गया है 2-3 गाँव का, तो उन दोनों तीनों गाँव का प्लान बना दिया गया है, कैसे उनको कनेक्ट करना, क्या सुविधाएं देनी है, सड़कें कैसे बननी दोनों के बीच में। और कुछ ब्लॉक लेवल पे हो गया, कुछ पंचायत के लेवल पे काम होगा जो गाँव के अंदर होगा। और डिस्ट्रिक्ट से उन गाँव को ब्लॉक को कैसे जुड़े, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन प्रणाली भारत में मौजूद है? देखिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल गवर्नमेंट जो है, वो कौन से स्तर पर शामिल है? कितने टायर सिस्टम है उसमें? 2 टायर सिस्टम है, 1 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। आपके यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है, आपको बता दिया गया है। एक विलेज लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल पे है, फिर जिला परिषद लेवल पे है। तो ये आज के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर हमें बताइए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक जरूर करें। लाइक में बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया, वो हम चेक करते हैं, तो बेल आइकन नहीं दबाया आपको तो क्लास मिस होती है। रेगुलर पढ़ाई के लिए बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे कंटेंट कोर्स हमसे जुड़े हुए हैं, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, आप उससे सेटिस्फाई होंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब की क्लासेस आपको लेके आई जा रही है, उन बच्चों को ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि फाइनली यही ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर। तो आप इन क्लासेस को मिस ना करें। ये क्लासेस खासतौर से आपके रिवीजन के लिए दी गई है। बाकी जो बच्चे कोर्स में नहीं है वो भी इन क्लासेस से बहुत फायदा उठाएंगे, तो वो बच्चे भी करते रहे। ठीक है, अपनी तैयारी को, कभी भी वैकेंसी कभी भी डिक्लेयर हो जाएगी, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल फुल प्रूफ रखें, फोर्टिफाइड रखें अच्छी तरीके से। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। तो आपको फाइनली कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बातें हम करते हैं शाम जो क्लास हमारी खत्म होने को हो जाती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको इंटरनली मोटिवेट रहना है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अगर बाहर से आपको हर्ट किया जाता है किसी भी तरीके से, आपको कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, उसको एक चैलेंज के रूप में लेना है, ना कि उसको डिमोटिवेशन के रूप में लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते, असल में जो आपको कहते हैं जो नहीं कर सकते वो खुद भी नहीं कर सकते।
ठीक है, वो खुद की बात कह रहे हैं ना कि आप, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते तो उनको लगता है कि सब आप भी ऐसे ही। तो चैलेंज के रूप में रखिए, कहते हैं कि लोग आपको पत्थर मारे तो पत्थर का एक नींव बना लीजिए, चबूतरा बना लीजिए जो आपको हमेशा काम आएगा। तो उन्हीं पत्थरों से अपनी इमारत खड़ी कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। और खास तौर से डिमोटिवेट करने वाले लोगों से अगर आप ज्यादा परेशान रहते हैं तो दूर रहिए, ठीक है। तो डिमोटिवेटिंग जो पर्सन है उनसे आप दूर ही रहिए। लेकिन अगर आप उस डिमोटिवेशन की जो बात है उसको अगर अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। खुद पे विश्वास कीजिए और हमेशा कहिए यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। डिफिकल्टी और इजी के बीच में बस एक ही गैप होता है, रिवीजन का। इस रिवीजन के गैप को भर लीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे का 4% आप एक्सरसाइज पे दीजिए, यानी कि 1 घंटा। उसमें आप कुछ भी मेडिटेशन भी कर लीजिए, एक्सरसाइज, प्राणायाम, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं इजिली, तो 8 घंटे पढ़िए, ठीक है। और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पढ़िए, मोबाइल लेके मत पढ़िए। उस दौरान आपको पढ़ना ही है। मैक्सिमम पोटेंशियल देखिए आपकी कोई लिमिट नहीं, बस ये ध्यान रखना, आपकी कोई लिमिट नहीं है, यू आर लिमिटलेस। आपके पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। जब आप बहुत सारे रिवीजन करेंगे ना, उसके बाद तो फिर ऐसी स्टेज आएगी कि पूरे पैरा जो होता है, पैसेज जो होता है, उसको स्कैन करने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी, ठीक है। तो आप उस लेवल पे पहुंच जाइए, फिर आपको उस लेवल पे पहुंच जाइए जहां कोई नहीं है। कभी भी आप सिलेक्शन या कट ऑफ के लिए मत पढ़ना, आप पढ़ना तो टॉप आने के लिए पढ़ना, तो आप सिलेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कोई रिस्क तो रहेगा ही नहीं रहेगा। उस लेवल पे पढ़िए। सबसे ज्यादा जो पढ़ रहा है वो कितना पढ़ रहा होगा ये सोच के पढ़िए। और हाँ, एक कोटेशन मैं काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा था, जिससे कहते हैं आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर। राम की शक्ति पूजा एक कविता है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। तो उसमें से आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, मतलब अगर चैलेंज है तो उसको चैलेंज कर दो, ठीक है। मेहनत कोई ज्यादा कर रहा है तो और ज्यादा मेहनत से उत्तर दो। कंपटीशन ज्यादा है तो कंपटीशन से उसका उत्तर दो। रिवीजन लोग ज्यादा कर रहे हैं, उसको रिवीजन से उत्तर दो। आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप भी वही हैं, बाकी लोगों से कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, ठीक है। हार नहीं माननी है, और हार मान ली तो हार जाओगे, और हार नहीं मानी तो फिर जीत जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।